गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू फिलो। आई एम अफान हाशमी, योर साइंस टीचर। और आज हम अपनी क्लास 10 साइंस का चैप्टर अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी के इंपॉर्टेंट सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप और एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमने इस चैप्टर में कुल 29 क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाया है। ये जो कलेक्शन है ये पिछले कई साल के पेपर का एनालिसिस करके बनाया गया है। तो ये सभी के सभी सवाल आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरी है और आपको इनकी खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनमें से भी सवाल आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके 13 एमसीक्यूज और 4 वेरी शॉर्ट, और बाकी का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी के एमसीक्यूज के साथ और देखते हैं सबसे पहला सवाल हमारा क्या है। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल ये है कि मेंडल के एक प्रयोग में बैंगनी फूलों वाले लंबे मटर के पौधों का संकरण सफेद फूलों वाले बौने पौधे के साथ किया गया। उसकी संतति के सभी पौधों में फूलों का रंग बैंगनी था, लेकिन उनमें से लगभग आधे पौधे बौने थे। ठीक है ना? तो इससे ये कहा जा सकता है कि लंबे अभिभावक पौधों की आनुवंशिक बनावट क्या थी। ठीक है बच्चों, अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमको ये बताया गया है कि मेंडल के एक प्रयोग में, मतलब जो साइंटिस्ट था जॉर्ज मेंडल, उसके एक एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, बैंगनी फूलों वाले लंबे मटर के पौधे, मतलब जो पर्पल फ्लावर्स वाले लॉन्ग पी प्लांट्स थे, उनका जो संकरण सफेद फूलों वाले बौने पौधों के साथ कराया, मतलब व्हाइट फ्लावर्स वाले शॉर्ट प्लांट्स के साथ उसने उसका संकरण यानी उनका क्रॉस करवाया। ठीक है ना? उसकी संतति यानी जो प्रोजेनी हुई, उसके सभी पौधों में फूलों का रंग बैंगनी था। सारे के सारे जो उसके प्रोजेनी थे उसमें जो उसके फूल का क्रॉस होने के बाद जो उसको प्रोजेनी मिली, आगे की संतति मिली, सब सारे के सारे फ्लावर्स का कलर क्या आया? पर्पल कलर आया। ठीक है ना? यानी बैंगनी कलर आया। लेकिन उनमें से लगभग आधे पौधे बौने थे। आधे पौधे क्या थे? उसमें से आधे बौने थे और आधे के आधे अंडरस्टूड है, आधे आधे जब बौने होंगे तो आधे जो है लंबे होंगे। ठीक है ना? इससे ये कहा जा सकता है कि लंबे अभिभावक पौधों की आनुवंशिक बनावट क्या थी। ये पूछा है कि जो टॉल पेरेंट प्लांट है ना, उसकी जो आनुवंशिक बनावट है वो क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अगर आप क्वेश्चन में ही देख लेंगे बच्चों, तो हमको ये तो क्वेश्चन में ही बता दिया गया कि क्रॉस के अंदर जो क्रॉस हुआ उसमें सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो वायलेट कलर के थे। मतलब जो टॉल पेरेंट है वो होमोजाइगोस है फ्लावर कलर के लिए, है ना? टॉल पेरेंट क्या है? होमोजाइगोस फ्लावर कलर के लिए। तो इसका मतलब मेरे पास ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गई बात, है ना? क्योंकि टॉल पेरेंट होमोजाइगोस है फ्लावर कलर के लिए, तो मेरे पास डब्ल्यू डब्ल्यू तो कंफर्म हो गया कि दोनों कैपिटल डब्ल्यू, है ना? अगर हम बात करें आगे की कि हमसे क्या पूछा गया है, उसकी कंप्लीट हमको वो बतानी है आनुवांशिक बनावट। ठीक है ना? अब हमको क्वेश्चन में ये भी बताया गया कि आधे पौधे जो थे वो बौने थे यानी ड्वार्फ थे, है ना? और आधे जो है वो टॉल थे। ये तो अंडरस्टूड हो गई बात, यानी उनका जो रेशियो था हाइट का वो हुआ 1:1, है ना? हाइट का रेशियो क्या आया मेरे पास? हाइट का जो रेशियो आया, आधे बौने और आधे जो थे वो लंबे थे, तो हाइट का रेशियो मेरा आ गया 1:1। ठीक है ना? ये बात भी हमको क्वेश्चन में ही बताई गई थी, बस हमको थोड़ी सी इसको डिकोड करना था। अब ये जो टेस्ट है ये ना टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है। जब एक हेट्रोजाइगोस जब एक हेट्रोजाइगोस यानी ये मेरा, ये क्रॉस करेगा, किसके साथ क्रॉस करता है? हमारा एक एक होमोजाइगोस रिसेसिव। मेरा होमोजाइगोस रिसेसिव क्या होता है भाई? रिसेसिव है तो दोनों ही हमारे स्मॉल टी आएंगे, है ना? जब ये क्रॉस करते हैं, इसलिए मतलब जो हमको रिजल्ट मिला, जो चीज हमने डिकोड करी, ये किस चीज का रिजल्ट होता है? ये एक टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है। जब एक हेट्रोजाइगोस यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी एक होमोजाइगोस रिसेसिव के साथ क्रॉस करता है, तब हमें ये रिजल्ट मिलता है। तो यानी जो हमारा लंबे वाला अभिभावक पौधा है उसका जो आनुवांशिक बनावट होगी वो होगी टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है? जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मटर के पौधों पर किए गए एक प्रयोग में एक शुद्ध लंबा पौधा यानी टीटी को एक शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टीटी, मतलब सॉरी, शुद्ध लंबा पौधा तो हो गया हमारा कैपिटल टीटी, और हमारा शुद्ध बौना पौधा हो गया स्मॉल टीटी, के साथ संकरण क्या किया? हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया। किसका किसका क्रॉस हो रहा है बच्चों? टीटी और इसका, इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया है। ठीक है ना? एक मिनट, इसको दोबारा नीचे लिख देते हैं। ये दो कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाया। ठीक है ना? अब F2PD में शुद्ध लंबे पौधों और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? हमसे F2PD के बारे में पूछा जा रहा है कि जब ये क्रॉस करेंगे
एक शुद्ध लंबा पौधा यानी कैपिटल टी किसके साथ क्रॉस करेगा, एक शुद्ध बौने पौधे के साथ यानी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, तो उसकी जो F2PD है उसमें शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का अनुपात क्या होगा, ये पूछा है हमसे, उनका रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों F1 जनरेशन में जो सारे प्लांट्स होंगे, जो जब इनका पहला क्रॉस होगा उसमें सारे प्लांट्स होंगे, वो तो हमारे कुछ इस प्रकार के आएंगे, है ना, सारे के सारे हेट्रोजाइगोस टॉल, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट है ना, ये होंगे हमारे सारे के सारे हेट्रोजाइगोस और सबके सभी के सभी टॉल होंगे, है ना। ये तो हम F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, जब ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो हो गई हमारी F1 जनरेशन। ठीक है बच्चों, F1 जनरेशन में तो हमको ये मिल गया, तो F2 में एक जेनोटाइपिक रेशियो होगा, है ना। जेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1, ये हमारा जेनोटाइपिक रेशियो होगा, जिसका मतलब है ये जेनोटाइपिक रेशियो में कब मिलेगा, जब हम F1 जनरेशन वालों को यानी टीटी और टीटी इनका जब हम सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है ना, जब हम इनको सेल्फ क्रॉस करवा देंगे तब जाके हमको क्या मिलेगा, हमको एक मिलेगा सेल्फ क्रॉस कह लीजिए या सेल्फ पॉलिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन जब इनका करवाएंगे F1 जेन वालों का TTX TT, तो हमको क्या मिलेगा, एक तो हमको प्योर टॉल मिल जाएगा, है ना, ये तो हमें मिलेगा, एक प्योर टॉल मिल जाएगा, दो मिलेंगे हमें हेट्रोजाइगोस, आपका क्या हो गए वो होंगे TT TT, और एक हमको मिलेगा हमारा ये 1:2:1 की, मैं इसको वो कर रहा हूँ ब्रेक डाउन, है ना, और एक हमको मिलेगा बिल्कुल प्योर, ये हो गया हमारा 1:, इस तरीके से, है ना। एक जेनोटाइपिक रेशियो की जो मैं बात कर रहा था हमको वो मिल जाएगा F2 जनरेशन के लिए, जब क्या होगा, जब F1 जनरेशन वाले दोनों सेल्फ क्रॉस करेंगे, टीटी मतलब एक कैपिटल टी स्मॉल टी का जब क्रॉस किससे होगा, दूसरे कैपिटल टी और स्मॉल टी से, तो हमको एक जेनोटाइपिक रेशियो मिल जाएगा, है ना। और वो जनरेशन जो होगा 1:2:1, इसके अंदर एक तो हमको मिलेगा प्योर टॉल प्लांट का पेयर यानी टीटी, दोनों एलिलीज डोमिनेंट कैपिटल टी, है ना। दूसरे वाले में क्या होगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब दो पेयर हमें उसके मिलेंगे हेट्रोजाइगोस के, टीटी और टीटी, और एक मिलेगा हमें प्योर शॉर्ट प्लांट का पेयर। तो जो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे, शुद्ध लंबा पौधा कितना आया 1, शुद्ध बौना पौधा कितना आया वो भी 1, तो 1:1, ये इसका आंसर हो गया हमारा 1:1। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है गुणसूत्र यानी माता पिता से अगली पीढ़ी में अनुवांशिक गुण, मतलब क्रोमोसोम्स के बारे में हमको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ उसको, है ना। क्रोमोसोम्स के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है माता पिता से अगली पीढ़ी में आनुवांशिक जानकारी को ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा है जंतुओं की कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसे संरचनाएं होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट है मानव जनन कोशिकाओं में हमेशा जोड़ों में मौजूद रहते हैं। और चौथा स्टेटमेंट हमारा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अब हमसे ये पूछा गया है सही कथन कौन कौन से हैं। ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 4, और ऑप्शन डी है हमारा 1 एंड 4। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, माता पिता से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। जंतुओं की कोशिका के केंद्र में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमोसोम्स, ये बात भी बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरा स्टेटमेंट है मानव जनन कोशिकाओं में हमेशा जोड़ों में मौजूद रहते हैं, ये बात बच्चों ठीक नहीं है। ऐसा वो हमेशा जो है जोड़ों में मौजूद नहीं होते, है ना। जोड़ों में तो वो सिर्फ सोमैटिक टिश्यूज के अंदर मौजूद रहते हैं, बाकी जो हमारा जर्म सेल्स होते हैं उसके अंदर तो वो अनपेयर्ड ही रहते हैं, 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो और फोर्थ स्टेटमेंट हमारा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, बिल्कुल ठीक है ये बात भी। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट इसके लिए ठीक है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आपको जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 1, 2 एंड 4, जिसमें पहला स्टेटमेंट था माता पिता से अगली पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जंतुओं की कोशिका में केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। और चौथा स्टेटमेंट हमारा है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ये चारों के चारों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दो अलग अलग लक्षणों बीज का आकार और रंग यानी शेप और कलर के स्वतंत्र अनुवांशण का अध्ययन करने के लिए किए गए एक प्रयोग में F2 पीढ़ी में विभिन्न संयोजनाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है बच्चों, हमसे ये पूछा है दो अलग अलग लक्षणों बीज का आकार, है ना, मतलब दो अलग अलग ट्रेट्स की बात करी है, बीज का आकार और रंग यानी शेप और कलर, ठीक है, इनके स्वतंत्र अनुवांशण,
है, यानी इनकी जो इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस है उसमें उसका अध्ययन करने के लिए किए गए एक प्रयोग में F2PD में विभिन्न संयोजनाओं का अनुपात क्या होगा। मतलब हमसे रेशियो पूछा है कि उनका जो रेशियो है वो क्या होगा। तो बच्चों जब दो डिफरेंट रेट्स शेप और कलर का इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस हम स्टडी करते हैं, है ना, तो ये डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की, तो F2 जनरेशन में ना एक 9:3:3:1 का फेनोटाइपिक रेशियो मिलता है ना, ये वाला। F2 जनरेशन की जब हम बात करें, हमें एक 9:3:3:1 का एक फेनोटाइपिक रेशियो हमको मिलता है इसके अंदर, है ना। जो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कौन सा वाला लॉ है मेंडल का? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, है ना, लॉ ऑफ हमारा जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसको शो करता है ना। मतलब दोनों के दोनों जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। जैसे शेप और कलर है, दोनों के दोनों जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, यही मेंडल का हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है ना। और जब हम F2PD की बात करते हैं उसमें हमको एक फेनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 मिलता है। 9:3:3:1 ये वाला जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वह कथन जो जीन के लक्षणों का सही वर्णन करता है वह है, ठीक है। मतलब हमने हमसे क्या पूछा है, एक वो स्टेटमेंट जो जीन के लक्षण, जो जीन्स होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं उसका सही वर्णन करता है वह है, किसी दिए गए प्रजाति के व्यक्तियों में एक विशिष्ट जीन का विशेष गुणसूत्र पर स्थित होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, जीन कोशिका में प्रोटीन बनने के लिए सूचना स्रोत नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा है, प्रत्येक गुणसूत्र की पूरी लंबाई में केवल एक ही जीन स्थित होता है। और चौथा स्टेटमेंट है, मानव में सभी वंशानुगत लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर हमारा है, जो बिल्कुल सही तरीके से वर्णन करता है जीन का, वो हो जाएगा, किसी दिए गए प्रजाति के व्यक्तियों में एक विशेष जीन का एक विशेष गुणसूत्र पर स्थित होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जीन्स लोकस कहते हैं, जहां वो स्थित होता है, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं, इसको जीन्स लोकस कहा जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो जो सही स्टेटमेंट, सही कथन जो है, जो बिल्कुल लक्षणों का सही से वर्णन करता है, यहाँ पर दिए गए चार ऑप्शन में से वो है हमारा पहला वाला। और उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको ये दी है कि जहां पर वो स्थित होता है उस जगह को हम कहते हैं जीन्स लोकस, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मवेशियों में यानी मैमल्स की हम बात कर रहे हैं, सींग होना सींग ना होना, जैसे कैटल्स होते हैं ना, भैंस हो गई और आपकी ये गाय हो गई, आपने देखा होगा किसी के सींग होते हैं किसी के नहीं होते हैं, उसी के रिगार्डिंग हमारा ये सवाल है, ठीक है ना। मवेशियों में सींग होना H, सींग ना होने कैपिटल H की तुलना में एक अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। जब सींग वाले मवेशियों को सींग रहित मवेशियों के साथ संकरण कराया गया तो सींग वाले बच्चों की संख्या सींग रहित बच्चों के बराबर थी, है ना, यानी 1:1। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की सबसे अधिक संभावना है? ऑप्शन है, दोनों माता पिता समयुग्मी प्रभावी होते हैं, एक माता पिता समयुग्मी प्रभावी है, दोनों माता पिता विषमयुग्मी है, या फिर एक जनक विषमयुग्मी है ना। ये बताना है कौन सा होमोजाइगोस है, मतलब ये बताना है कि या तो दोनों होमोजाइगोस है या फिर एक एक होमोजाइगोस है। और सी और डी में क्या क्या है, एक हेट्रोजाइगोस है या फिर दोनों हेट्रोजाइगोस है। चारों में से ना एक ऑप्शन ठीक होगा, या तो भाई दोनों होमोजाइगोस होंगे या एक होमोजाइगोस होगा, या हमारा दोनों हेट्रोजाइगोस होंगे या एक हेट्रोजाइगोस होगा, चारों में से एक बात ठीक होगी। चलिए अब देखते हैं हमारी कौन सी बात ठीक होगी। जब हम बात करेंगे किसकी, अब हमने क्वेश्चन में ही हमको ये दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ये इसका, तो क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि जो ऑफस्प्रिंग है उनका रेशियो 1:1 है ना। मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए बता दिया था कि भाई आधे बच्चों के सींग है आधों के नहीं है, तो जो ऑफस्प्रिंग का रेशियो है मेरा, वो मेरा 1:1 है ना। क्योंकि जिनके सींग है वो भी बराबर है और जिनके सींग नहीं है वो भी बिल्कुल बराबर है। तो जो जिनके सींग नहीं, मतलब जिनके सींग है उनका जो जेनोटाइप है वो तो होगा हमारा, है ना, जिनके सींग है उनका तो हमारा जेनोटाइप हो गया HH, है ना। मतलब वो क्या हो गए, वो है होमोजाइगोस और डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। ये तो हो गए मेरे होमोजाइगोस रिसेसिव US, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे सींग वाले हो गए। और जो बगैर सींग वाले हैं, है ना, उनका पेरेंट अगर जो बगैर सींग वालों की अगर हम बात करें, उनका जो पेरेंट होगा वो होगा HH। ये हमारा क्या है, ये हमारा डोमिनेंट हो गया, है ना, है ये भी होमोजाइगोस क्योंकि दोनों ही दोनों सेम है, होमोजाइगोस
ये हो गया मेरा डोमिनेंट। ये हमने किसकी बात करी? ये हमने बात करी ये जो बगैर सींग वाले हैं, तो सारे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो एच एच हो जाएंगे अगर उनका जो पेरेंट है वो एच एच है, मतलब ये कैपिटल एच है, मतलब दोनों ही डोमिनेंट होमोजाइगोस हैं, तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या हो जाएंगे? सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स हो जाएंगे ये। तो ये तो अभी भी मतलब क्या होगा, सबके मतलब जो क्या होंगे, जब आपको पता है कि भाई ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे विदाउट हॉर्न्स हो जाएंगे, क्योंकि जो विदाउट हॉर्न्स वाला पेरेंट था उसका अगर एच एच है, होमोजाइगोस डोमिनेंट है ना, तो मतलब कैपिटल एच है, तो सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग्स हैं क्रॉस के बाद वो क्या मिलेंगे हमें? एच एच मिलेंगे, ये वाले मिलेंगे, है ना, जब इन दोनों का क्रॉस होगा, है ना। तो लेकिन हमको तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आधे जो है बगैर सींग वाले हैं और आधे जो है हमारे वो क्या है, आधे सींग वाले हैं। लेकिन इक्वल रेशियो के लिए जो है पेरेंट को हेट्रोजाइगोस होना पड़ेगा, है ना, यानी पेरेंट भी क्या होना चाहिए? पेरेंट होना चाहिए एच एच। इसको भी हेट्रोजाइगोस होना पड़ेगा पेरेंट को, जब हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें जब आधे बच्चे सींग वाले और आधे बच्चे बगैर सींग वाले हमको चाहिए, है ना। तो फिर जब क्रॉस होगा किसका, एक होमोजाइगोस रिसेसिव एच एच और एक हेट्रोजाइगोस पेरेंट का, तो यहाँ पर जो है हमें 1:1 हमारा अचीव हो जाएगा। आधे बच्चे जो होंगे वो तो होंगे हमारे सींग वाले और आधे होंगे बगैर सींग वाले। तो इसका मतलब ये है कि एक जनक जो है वो विषमय युग्मी है, एक जनक को विषमय युग्मी होना पड़ेगा, यानी एक जो पेरेंट है उसको हेट्रोजाइगोस होना पड़ेगा। हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विषमय युग्मी का मतलब होता है हेट्रोजाइगोस, ठीक है ना। तो मतलब इस बात का ये हुआ कि जब एक पेरेंट हेट्रोजाइगोस होगा तब जाकर ही आधे बच्चे हमें सींग वाले मिलेंगे और आधे बच्चे हमें बगैर सींग वाले मिलेंगे। क्योंकि बच्चों अगर होमोजाइगोस होता पेरेंट तो एच एच डोमिनेट कर जाता, सबके सब बिना सींग के हो जाते हैं ना। तो इसलिए हमको एक पेरेंट चाहिए हेट्रोजाइगोस और दूसरा हमारा जो है वो एच एच रिसेसिव यानी होमोजाइगोस रिसेसिव हो जाएगा, दोनों स्मॉल एच। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है जब एक शुद्ध लंबे मटर के पौधों को शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी के मटर के पौधे में लंबे मटर के पौधों का प्रतिशत क्रमश क्या होगा? ठीक है, ये कहा है जब एक शुद्ध लंबे मटर के पौधे को, शुद्ध लंबा मटर का पौधा क्या हो जाएगा? शुद्ध लंबा मटर का पौधा हो गया कैपिटल टी, है ना। इसका क्रॉस किससे करवा रहे हैं हम? एक शुद्ध बौने मटर के पौधे के साथ, यानी स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाता है। तो F1 और FT पीढ़ी के मटर के पौधों में लंबे मटर के पौधे का प्रतिशत क्रमश क्या होगा? तो बच्चों जब इनकी पहली वाली जो जनरेशन होगी, पहली जनरेशन क्या आएगी इनकी जब इनका क्रॉस होगा? पहली जनरेशन तो यही होगी ना। यहाँ पे क्या डोमिनेंट क्या होगा इधर, यहाँ पर डोमिनेंट क्या होगा? कैपिटल टी वाला डोमिनेंट होगा। तो यानी 100% F1 जनरेशन में सारे के सारे बच्चे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे जो प्रोजेनी है, जो उनकी संतति है आगे की, वो 100% टॉल होगी, है ना, जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे और हम जब F1 जनरेशन होगी F1 के लिए, है ना, सारे के सारे हेट्रोजाइगोस होंगे ये, है ना। जब हम बात करेंगे F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन के लिए क्या होगा? F1 प्लांट्स का सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ क्रॉस कराना पड़ेगा, है ना। तो फिर उसमें क्या होगा? उसमें हमको मिलेगा एक 3:1 का पेयर, यानी कि 3 जनरेशन तो होंगी हमारी हेट्रोजाइगोस कुछ इस तरीके से, और एक होगी बिल्कुल प्योरली शॉर्ट हमारी, है ना। यही होगा ना बच्चों, बिल्कुल 3:1 होगा। तो हम इन्होंने हमारे से क्या पूछा है कि तो F1 और F2 जनरेशन की पीढ़ी के मटर के पौधों में लंबे मटर के पौधों की प्रतिशत क्रमश कितनी होगी? पहले वाले में तो 100% हो गई, है ना, पहले वाले का तो सबका टी में हमको मिलेगा सारे के सारे प्योर टॉल। लेकिन F2 जनरेशन में क्या होगा? हमको एक शुद्ध बौना पौधा मिल जाएगा, है ना। तो यानी 25% माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है एवरी वर्ड। अब भाई 4 ये है ना 1 2 3 4, तो इन चारों में से ईच कम्प्राइज 25%, तो 25 ये हो गया हमारा 75% प्योर टॉल, मतलब टॉल। प्योर तो नहीं, प्योर की बात नहीं है, प्योर तो टी होगा हमारा, है ना। इन्होंने हमारे से पूछा है लंबे से लंबे पौधों की अगर हम बात करें, पहली वाली में तो 100% लंबे पौधे मिलेंगे, प्योर वहां पे भी नहीं होंगे, है ना, वहां पे भी हमको जो है एक डोमिनेंट एलीली और एक इधर छोटा वाला छोटा टी यानी एक रेसेसिव एलीली हमको मिलेगी, लेकिन डोमिनेंट कैपिटल टी है तो इसलिए वो टॉल रहेंगे, है ना। तो इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? 25% जो पौधा है, यानी एक हमको ऐसा वो मिल जाएगा जो बौना होगा, है ना, प्योरली। तो यहाँ पे क्या होगा? अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि F1 और F2 पीढ़ी में लंबे मटर के पौधों का प्रतिशत क्रमश कितना होगा? लंबे मटर के पौधे F1 में कितने हैं? 100%, और F2 में कितने हैं? 75%। तो सही उत्तर हो गया मेरा 100% और 75%।
अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 से 13 के लिए दो कथन दिए। अच्छा, प्रश्न नंबर 8 से लेके 13 तक बच्चों हमारे पास एजर्शन और रीजन के क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको पता है, एजर्शन और रीजन में दो स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, जिसको एक को हम अभिकथन, दूसरे को हम कारण कहते हैं, और इनके 4 ऑप्शन हमको दिए गए होते हैं, जिसमें से हमें एक चूज करना होता है। पहला ऑप्शन है हमारा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या यानी सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है जो रीजन है एजर्शन को। दूसरा हमारा स्टेटमेंट होता है अभिकथन और कारण दोनों सत्य तो है, लेकिन कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा होता है कि अभिकथन गलत और कारण सही, और चौथा इसका उल्टा होता है कि अभिकथन सही और कारण गलत, है ना। तो हम ये 4 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, इन चारों में से हमको एक चूज करना होता है। चलिए शुरू करते हैं अपने अभिकथन और कारण के साथ। सबसे पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। अभिकथन ए, बच्चों का लिंग इस बात पर निर्भर करेगा कि वे अपनी माँ से क्या विरासत में प्राप्त करेंगे। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता। बच्चों का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने अपने जो उसके फादर होते हैं यानी जो उसके बाप होते हैं उससे क्या विरासत में प्राप्त करेंगे, उस पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो बिल्कुल गलत हो गई मेरी, है ना। दूसरा कारण क्या दिया है, महिलाओं में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो सही उत्तर मेरा क्या हो जाएगा, अभिकथन गलत और कारण बिल्कुल सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अभिकथन और कारण में ही सामान्यतः किस प्रजाति में एक कोशिका और जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती। किसी प्रजाति में एक कोशिका और जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या समान नहीं होती, बिल्कुल ठीक बात लिखी है इन्होंने यहाँ पर, है ना। कारण क्या दिया गया है, जब दो जनन कोशिकाएं मिलती हैं तो वे प्रजाति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को पुनः स्थापित कर देती हैं, बिल्कुल ठीक बात है ना। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है बच्चों, लेकिन इस बात में क्या यहाँ पर जो ऑप्शन हमने चूज करेंगे वो होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य तो हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसा क्यों है बच्चों, क्योंकि बात तो सही लिखी है, जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, बॉडी सेल्स, उसमें तो नंबर जो है वो डिप्लॉयड होता है, किसका नंबर, क्रोमोसोम्स का, है ना, 2n। लेकिन जब हम बात करते हैं जर्म सेल्स की, वहां पे वो हैप्लॉइड हो जाते हैं यानी n रह जाते हैं, है ना। मतलब क्रोमोसोम्स नंबर अलग हो गए, है ना। क्रोमोसोम्स नंबर अलग हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इसका कारण है वहां पे हमको ये तो बताया नहीं गया कि भाई, जो मैंने बात आपको बताई है कि भाई जब हम बात करते हैं जर्म सेल्स की, वहां पर तो भाई नंबर डिप्लॉयड होता है ना। सॉरी, जब हम किसकी बात करते हैं, सोमैटिक यानी बॉडी सेल्स की, वहां पे तो डिप्लॉयड नंबर मिलता है हमें 2n, है ना। बॉडी सेल्स में यहाँ मैं लिख देता हूँ, बॉडी सेल्स में तो ये होता है 2n, और जब हम बात करते हैं जर्म सेल्स की, वहां पर ये हैप्लॉइड हो जाते हैं यानी खाली n रह जाता है ना। तो एक्सप्लेनेशन में कारण में हमको ये तो बताया नहीं गया, कारण में हमको कोई अलग बात बताई गई है जो इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। माता पिता से प्राप्त जीन बच्चे के लिंग का निर्धारण करते हैं, और कारण इसका बताया गया है एक लड़के में एक्स गुणसूत्र उसके पिता से विरासत में मिलता है। बच्चों तो पहली बात तो बिल्कुल ठीक लिखी है यहाँ पर, और दूसरी बात यहाँ पर बिल्कुल गलत लिखी हुई है, क्योंकि एक लड़के को उसको वाई गुणसूत्र उसके पिता से विरासत में मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए अभिकथन सत्य है और कारण हमारा असत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा है मटर के पौधे की लंबाई एक एंजाइम द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। कारण क्या बताया गया है, उस एंजाइम का जीन प्रोटीन बनाता है और जो पौधे को लंबा होने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक बात है दोनों की दोनों, है ना। और इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी हमको दी गई है, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण अभिकथन का सही व्याख्या है ना। जो मटर के पौधे हैं उसकी लंबाई के एंजाइम द्वारा ही नियंत्रित होती है, मतलब जो मटर के पौधे की लंबाई है ना वो जिब्रेलिन के ऊपर डिपेंड करती है, और जो जिब्रेलिन है वो जो है एक एंजाइम द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल ठीक, और इसकी एक्सप्लेनेशन ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो हमारे ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। विविधता यानी वेरिएशंस हमेशा किसी जीव को जीवित रहने में लाभ प्रदान करती हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कारण दिया गया है गलत डीएनए प्रतिकृति के कारण भिन्नताएं हो सकती हैं, गलत डीएनए प्रकृति के कारण भिन्नताएं हो सकती हैं। तो बच्चों ये बात बिल्कुल ठीक लिखी गई है यहाँ पर, है ना, कि गलत डीएनए प्रतिकृति के कारण भिन्नताएं हो सकती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही नहीं है कि विविधताएं हमेशा किसी जीव को जीवित रहने में लाभ प्रदान करती हैं, ऐसा नहीं होता, हमेशा ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया और ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन हम चूज करेंगे अभिकथन ए असत्य, लेकिन कारण हमारा सत्य है।
आखिरी प्रश्न जो अभी हमारा अभिकथन और उसका कारण का है वो है, सरीसृपों में जिस तापमान पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं वह संतानों का लिंग निर्धारित करते हैं। ये पहली बात लिखी है। दूसरा कथन है, कुछ जंतुओं में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। बिल्कुल ठीक है बच्चों, दोनों ही की दोनों बातें, जो हमारे सरीसृप होते हैं जिस तापमान पर निषेचित अंडे रखे जाते हैं वे संतानों का लिंग निर्धारित करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरा इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही दिया गया है कि कुछ जंतुओं में लिंग जो है वो आनुवांशिक रूप से मतलब हेरिडिटिकली जो है वो निर्धारित नहीं होता है, ठीक है ना। वो उनके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे अंडे को किस टेम्परेचर पर रखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि संतान का लिंग क्या होगा। तो अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, और अभिकथन जो है कारण की सही व्याख्या है, कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, ठीक है। अब यहाँ से इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। हमने इस लेक्चर में एमसीक्यू तो वेरी शॉर्ट डिस्कस करने थे, तो एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे वेरी शॉर्ट आ गए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के लिए एक सवाल पूछा जाता है, मतलब एक जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू 2 मार्क्स की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ही वेरी शॉर्ट आएगा पूरे एग्जाम में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला सवाल क्या है, रवि ने अपने खेत में सरसों जो उभयलिंगी पुष्प वाला पौधा है उसकी खेती की। उनके पौधे जीन दोष के कारण रोगग्रस्त थे और इसलिए उनकी उपज कम हो गई थी। रवि ने रोगग्रस्त पौधों में पुंकेसर हटा दिए, जहां स्त्री केसर निकाले वहां रोगमुक्त सरसों के नए पौधे भी लगाए। रवि की यह रणनीति सरसों की उपज बढ़ाने में कैसे मदद करेगी? ठीक है, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। रवि ने रोगग्रस्त पौधों के पुंकेसर और स्वस्थ पौधों की स्त्री केसर निकालकर कृत्रिम पर परागकण किया। केवल स्वस्थ पराग ही रोगग्रस्त पौधों के अंडों को निषेचित करेगा, है ना। इस प्रकार दोषपूर्ण जीन नए बीज में नहीं जाएंगे और उपज बेहतर होगी, ठीक है। जो बच्चों फर्टिलाइजेशन है, केवल स्वस्थ पराग ही रोगग्रस्त पौधों के अंडों को निषेचित करेगा, है ना। जो क्या कहते हैं, जो हेल्दी पदार्थ, जो हेल्दी वो रह जाएगा ना उसके अंदर पदार्थ, वो ही रोगग्रस्त पौधे के अंडों को फर्टिलाइज करता है। इस प्रकार क्या होता है, जो दोषपूर्ण जीन है वो नए बच्चों के अंदर नहीं जाते हैं, ठीक है ना, और उपज बेहतर होती है, जो उपज होगी वो बढ़िया होगी। चलिए, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है, एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझाइए कि मनुष्य में पिता बच्चे के लिंग लड़का या लड़की के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए, एक फ्लो चार्ट बनाना है और ये बताना है कि कैसे पिता जो है बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार होता है। मनुष्य में माँ के पास हमेशा XX गुणसूत्र होते हैं। जो फीमेल होती है ना उसके पास सिर्फ XX क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए वे केवल X ही दे सकती है ना। इसीलिए वो जो है एक X क्रोमोसोम ही दे सकती है। पिता के पास XY गुणसूत्र होते हैं, वह X या Y दो दे सकता है, वो या तो X देगा या फिर Y दे सकता है। यदि पिता से X मिलता है तो संतान XX लड़की होगी, है ना बच्चों, क्योंकि फीमेल के पास तो है ही X। अगर पिता से भी X चला जाएगा तो फीमेल जो है वो संतान होगी, लड़की पैदा होगी, है ना। यदि पिता से Y मिलता है तो संतान XY लड़का होगा, ठीक है ना। यदि पिता से मिलेगा Y तो संतान लड़का, यानी जो संतान जो है वो लड़का पैदा होगा। ये एक फ्लो चार्ट आप देख सकते हैं। मेल के पास होता है XY फादर, और मदर जो होती है फीमेल उसके पास होता है हमारा XX। तो जब ये Y क्रोमोसोम जाएगा X क्रोमोसोम के पास, तब तो भाई क्या होगा, तब तो हमारा मेल बॉय होगा। और जब ये X क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम मिलेंगे तो हमारी फीमेल गर्ल का बर्थ होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसको बता सकते हैं। मनुष्य में कुल कितने जोड़ गुणसूत्र होते हैं, कितने पेयर होते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स के हमारे अंदर मनुष्यों में? तो मनुष्य में 23 जोड़ गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। आनुवांशिकता क्या है? हेरिडिटी के बारे में पूछा, हेरिडिटी है क्या? आनुवांशिकता वह प्रक्रिया है जिसमें माता पिता के लक्षण उनकी संतानों को स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। ये वह प्रोसेस है, जो हेरिडिटी होता है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जो फादर और मदर के जो लक्षण होते हैं वो उनकी आने वाली जेनरेशन को जो है स्थानांतरित होते हैं, मतलब उनको दिए जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही पार्ट था, क्योंकि हमको सिर्फ MCQs और वेरी शॉर्ट डिस्कस करने थे, जो कि हम कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनको खूब अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस करनी है, उनको रिवाइज करना है। एक तो इससे आपका इस चैप्टर का रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, और CBSE के जैसा एग्जाम का पैटर्न है तो उसमें जो है अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो वहां पर भी आपकी इस हैंड आउट को जब आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसमें भी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे, है ना। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में।
इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए एंड थैंक यू।